जरा एक ही गांव की दो अलग अलग तस्वीरों की कल्पना कीजिए। मतलब एक तरफ एक बड़ा किसान है जो बाजार से अपनी फसल का भारी मुनाफा लेकर लौट रहा है, बैंक में लाखों रुपए जमा कर रहा है और अगले सीजन के लिए एक नया एकदम चमकचमाता ट्रैक्टर खरीदने की तैयारी में है। हाँ, और दूसरी तस्वीर बिल्कुल इसके उलट है। उसी के खेत में काम करने वाला एक मजदूर जो दिन भर कमर तोड़ मेहनत करता है, लेकिन शाम को सरकार द्वारा तय की गई मजदूरी का आधा हिस्सा सिर्फ 160 रुपए चुपचाप अपनी जेब में रख लेता है। बिल्कुल, उसे डर है कि अगर उसने आवाज उठाई तो शायद कल उसे काम भी नहीं मिलेगा। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम इन दस्तावेजों की परतों को खोलेंगे। हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर के जरिए ये समझेंगे कि कैसे जमीन, मेहनत और पैसा मिलकर एक अर्थव्यवस्था का ऐसा ढांचा तैयार करते हैं जो एक इंसान को राजा बना देता है और दूसरे को पुश्तैनी कर्जदार। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, यही असल कहानी है। हम्म पालमपुर भले ही पन्नों पर बसा एक काल्पनिक गांव है, लेकिन इसके भीतर जो आर्थिक और सामाजिक चक्र चल रहे हैं वे पूरी दुनिया की वास्तविक अर्थव्यवस्थाओं का एक बेहद सटीक आईना है। सही बात है। हम अक्सर अर्थव्यवस्था को ना बस जीडीपी या शेयर बाजार के चश्मे से देखते हैं, लेकिन हमारा मकसद आज उस बुनियादी मशीनरी को डिकोड करना है जो जमीनी स्तर पर काम करती है। वैसे जब मैंने पालमपुर के बारे में स्रोत सामग्री पढ़नी शुरू की तो मुझे लगा कि शायद ये कोई यूटोपिया है। मतलब एक ऐसा आदर्श गांव जहां सब कुछ परफेक्ट है। अच्छा, ऐसा क्यों लगा? अरे कागज पर तो ये भारत के किसी भी आम गांव से कहीं ज्यादा विकसित लगता है। रायगंज और शाहपुर जैसे कस्बों तक जाने के लिए एकदम पक्की सड़कें हैं। बैलगाड़ियों के साथ साथ मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर और ट्रक दौड़ रहे हैं। और तो और 450 परिवारों के इस गांव में ज्यादातर घरों में बिजली है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर तो काफी अच्छा दिखाया गया है। वही तो, बच्चों के लिए 2 प्राइमरी और एक हाई स्कूल भी है। इलाज के लिए एक सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है। कागज पर यह तस्वीर बहुत लुभावनी लगती है, मैं मानती हूँ। लेकिन देखो, सिर्फ बुनियादी ढांचा किसी समाज की असली कहानी नहीं बताता। अगर हम इस ढांचे की एक परत नीचे जाएं, तो विषमता की एक बहुत गहरी खाई नजर आती है। विषमता जमीन के बंटवारे को लेकर? बिल्कुल। गांव के 450 परिवारों में जमीन का जो मालिकाना हक है वो बहुत ही बेतरतीब तरीके से बंटा हुआ है। गांव की ज्यादातर उपजाऊ और बड़ी जमीन पर केवल 80 उच्च जाति के परिवारों का कब्जा है। उनके घर पक्के हैं, ईंट और सीमेंट से बने हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो गांव की कुल आबादी का 1/3 हिस्सा है, मतलब जो दलित परिवार हैं, वे गांव के एक कोने में सिमटे हुए हैं। उनके घर बहुत छोटे हैं और आज भी मिट्टी और फूस से बने हैं। सही कहा। सड़क और बिजली तो गांव में आ गई, लेकिन जमीन और संसाधनों पर नियंत्रण आज भी एक छोटे से वर्ग के हाथ में है। और यहीं से अर्थशास्त्र का सबसे पहला और बुनियादी सिद्धांत जन्म लेता है, उत्पादन यानी प्रोडक्शन। हाँ, ये हिस्सा मुझे बहुत दिलचस्प लगा। है ना? दुनिया में सुई से लेकर हवाई जहाज तक या फिर इस गांव में उगने वाले गेहूं तक, किसी भी चीज के उत्पादन के लिए 4 स्तंभों की जरूरत होती है। पहला स्तंभ है भूमि या जमीन, जिसमें पानी, जंगल और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधन आते हैं। दूसरा है श्रम यानी काम करने वाले लोग, जो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की मेहनत करते हैं। और एक मिनट, यहाँ मैं तीसरे और चौथे स्तंभ पर आना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ खेल थोड़ा तकनीकी हो जाता है। हाँ, बताइए। तीसरा स्तंभ है भौतिक पूंजी या फिजिकल कैपिटल। इसे अगर हम एक कारखाने के उदाहरण से समझें तो कारखाने में लगी भारी मशीनें या इमारतें उसका इंजन है। ये एक बार बन गई तो सालों साल चलती हैं। बिल्कुल, जिसे अर्थशास्त्र में फिक्स्ड कैपिटल या स्थायी पूंजी कहा जाता है। पालमपुर के किसानों के लिए ये उनका ट्रैक्टर या थ्रेशर हो सकता है। एकदम सही। लेकिन इस इंजन को चलाने के लिए ईंधन भी तो चाहिए ना। वो ईंधन है कच्चा माल और नकद पैसा, जैसे बीज, खाद या मजदूरों को देने के लिए पैसे। इसे वर्किंग कैपिटल या कार्यशील पूंजी कहते हैं, जो हर बार उत्पादन की प्रक्रिया में खत्म हो जाती है। ये एनालॉजी बहुत सटीक है, लेकिन इन तीनों को, मतलब जमीन, श्रम और भौतिक पूंजी को आप एक जगह लाकर रख दें तो भी उत्पादन खुद ब खुद शुरू नहीं हो जाएगा। एक ट्रैक्टर खुद तो खेत जोतने नहीं चला जाएगा ना। हाँ, वो तो है, उसे चलाने वाला चाहिए। उन्हें एक साथ पिरोने के लिए चौथे और सबसे अहम स्तंभ की जरूरत होती है, मानव पूंजी या ह्यूमन कैपिटल। और लेकिन एक मिनट रुकिए, यहाँ मुझे एक चीज खटक रही है। क्या मानव पूंजी असल में सिर्फ स्मार्ट श्रम का ही दूसरा नाम नहीं है? मतलब कोई शारीरिक मेहनत कर रहा है और कोई दिमागी मेहनत कर रहा है। इसे श्रम से अलग निकालकर एक पूरा नया स्तंभ क्यों बना दिया गया? ये एक बहुत आम भ्रम है, लेकिन दोनों में एक बुनियादी फर्क है।
श्रम का मतलब है वो मेहनत जो कोई व्यक्ति एक तय समय के लिए करता है। लेकिन मानव पूंजी सिर्फ मेहनत नहीं है, ये ज्ञान और उद्यम या एंटरप्राइज का वो संयोजन है जो जोखिम उठाता है। अच्छा, मतलब जो रिस्क लेता है और फैसले करता है। बिल्कुल। मान लीजिए आपके पास जमीन है, मजदूर है और बीज भी है, लेकिन ये फैसला कौन करेगा कि इस बार गेहूं की जगह आलू बोना ज्यादा फायदेमंद है? बाजार के जोखिम को कौन समझेगा? कौन सी मशीन कब इस्तेमाल करनी है? इसका ज्ञान ही मानव पूंजी है। अरे वाह, ये बहुत स्पष्ट हो गया। मानव पूंजी ही वो आर्किटेक्ट है जो ये तय करता है कि ईंट और गारे से झोपड़ी बनेगी या महल। ज्ञान और उद्यम के बिना बाकी संसाधन बेकार हैं। ई पर निर्भर है। हाँ, और यहाँ एक कड़वी सच्चाई भी सामने आती है। 1960 के दशक के बाद से पालमपुर में खेती लायक जमीन में 1 इंच की भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। मतलब जमीन सीमित है, फिक्स्ड है। और ये सिर्फ पालमपुर की नहीं, ये पूरी मानव जाति की एक ऐसी सीमा है जिसे विज्ञान भी नहीं तोड़ पाया है। जमीन को किसी रबर बैंड की तरह तो खींचा नहीं जा सकता ना। तो सवाल ये उठता है कि जब जमीन का दायरा फिक्स्ड है और आबादी लगातार बढ़ रही है, तो खाने की मांग पूरी करने के लिए उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए? यहीं पर मानव पूंजी ने काम करना शुरू किया और 2 बड़े समाधान निकाले। हाँ, पहला समाधान था बहुविध फसल प्रणाली या मल्टीपल क्रॉपिंग। यानी एक ही जमीन के टुकड़े को साल भर खाली न छोड़ना और उस पर एक से ज्यादा फसलें उगाना। बिल्कुल। और पालमपुर में ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि वहां बिजली आ गई थी। बिजली का आना एक गेम चेंजर साबित हुआ। उसने सिंचाई की पूरी परिभाषा ही बदल दी। हाँ, पहले तो किसान कुओं से रहट या पोर्शन व्हील्स के जरिए पानी निकालते थे ना, जो बहुत धीमा और मेहनत वाला काम था। सही कहा। लेकिन बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल ने जमीन के नीचे के पानी को भारी मात्रा में खींचना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि किसान बारिश के मौसम में ज्वार और बाजरा उगाने लगे। फिर अक्टूबर से दिसंबर के बीच आलू की पैदावार होने लगी। और सर्दियों के मौसम में उन्होंने गेहूं उगाना शुरू कर दिया। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन की एंट्री होती है। हाँ, ये बहुत अहम मोड़ था। किसानों ने पीढ़ियों से चले आ रहे पारंपरिक बीजों को हटाकर हाई यील्डिंग वैरायटी यानी HYV वाले चमत्कारिक बीजों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। दस्तावेज बताते हैं कि पालमपुर में जहां पारंपरिक बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलो प्रति हेक्टेयर हुआ करती थी, वहीं इन नए बीजों के आने से ये उपज सीधे 3200 किलो प्रति हेक्टेयर पर पहुंच गई। क्या बात कर रहे हैं? ये तो उपज का लगभग 2.5 गुना हो जाना था। ये उत्पादन के इतिहास में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। इन बीजों ने किसानों के पास अनाज का इतना भारी सरप्लस पैदा कर दिया कि वे उसे ना सिर्फ अपने खाने के लिए रख सकते थे, बल्कि बड़े बाजारों में बेचकर बेतहाशा मुनाफा भी कमा सकते थे। इस छलांग को देख के ना मुझे एक एनालॉजी याद आती है। ये ऐसा है जैसे आपने किसी एथलीट को अचानक से भारी मात्रा में स्टेरॉइड्स दे दिए हों। स्टेरॉइड्स? हाँ, मतलब शुरुआत में वो बहुत तेज दौड़ेगा, सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा और बम्पर मेडल जीतेगा। बाहर से सब कुछ बहुत शानदार लगेगा, लेकिन अंदर ही अंदर उस स्टेरॉइड के कारण उस एथलीट के शरीर के अहम अंग काम करना बंद कर रहे होते हैं। हरित क्रांति के इन बीजों के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। ये स्टेरॉइड वाला उदाहरण यहाँ एकदम सटीक बैठता है, क्योंकि ये हमें उस मैकेनिज्म को समझने में मदद करता है जो सतह के नीचे चल रहा था। देखो, पारंपरिक बीजों की जड़ें जमीन में गहरी जाती थीं और वे कम पानी और प्राकृतिक खाद में भी जिंदा रह लेते थे। लेकिन ये जो HYV बीज थे, ये तो प्रयोगशाला में इस तरह डिजाइन किए गए थे कि उनका सारा पोषण तने की बजाय दाने को बड़ा करने में लगे। बिल्कुल। और इस अप्राकृतिक वृद्धि को बनाए रखने के लिए उन्हें बेतहाशा पानी और भारी मात्रा में रासायनिक खादों और कीटनाशकों की जरूरत थी। और यहीं से शुरू होता है वो पर्यावरणीय संकट, जिसकी कीमत हम आज भी चुका रहे हैं। जब आप जमीन में लगातार रासायनिक खाद डालते हैं, तो वे रसायन पानी में घुलकर पौधों को तो तुरंत पोषण दे देते हैं, लेकिन वे मिट्टी में मौजूद उन सूक्ष्म जीवाणुओं को, उस बैक्टीरिया को हमेशा के लिए मार देते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। मतलब एक तरह से रासायनिक खादों ने मिट्टी का अपना डाइजेस्टिव सिस्टम ही खत्म कर दिया। तो क्या हमने तात्कालिक भुखमरी मिटाने के लिए एक ऐसा इकोलॉजिकल टाइम बॉम्ब लगा दिया है जो आगे चलकर हमारी जमीन को बंजर कर देगा? मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। और सिर्फ मिट्टी ही नहीं, पानी का भी यही हाल है। क्योंकि इन बीजों को लगातार पानी चाहिए था, तो ट्यूबवेल्स 24 घंटे चलने लगे। जमीन के नीचे का जलस्तर, जिसे बनने में हजारों साल लगे थे, वो कुछ ही दशकों में खतरनाक स्तर तक नीचे चला गया।
तो ये पर्यावरणीय विनाश सिर्फ जमीन को बंजर नहीं कर रहा है। जरा सोचिए, जब जमीन से पैदावार गिरने लगती है तो उसका सीधा और सबसे घातक असर उन पर पड़ता है जिनके पास पहले से ही जमीन कम है। हाँ, और यही बात हमें पालमपुर की कहानी के सबसे दुखद हिस्से की तरफ ले जाती है, जमीन का बंटवारा और छोटे किसानों की मजबूरी। स्रोत में एक गोविंद नाम के किसान की कहानी है जो इस पूरी व्यवस्था की विफलता को सामने रखती है। हाँ, गोविंद की कहानी वो इस बात का गणितीय प्रमाण है कि कैसे पीढ़ियों के साथ जमीन का आकार सिकुड़ता जाता है। 1960 में गोविंद के पास 2.25 हेक्टेयर जमीन थी। ये बहुत बड़ी जमीन तो नहीं थी, लेकिन वो अपने 3 बेटों के साथ मिलकर मुश्किल से अपने परिवार का पेट पाल लेता था। लेकिन जब गोविंद की मृत्यु हुई तो वही जमीन उसके 3 बेटों में बराबर बंट गई। अब हर बेटे के हिस्से में सिर्फ 0.75 हेक्टेयर जमीन आई। ये इतना छोटा टुकड़ा है कि अगर वे इस पर सबसे आधुनिक बीज बो दें, दिन रात ट्यूबवेल चला लें और बोरी भर भर कर रासायनिक खाद भी डाल दें, तब भी वे इतनी फसल नहीं उगा सकते कि उनके परिवार को साल भर 2 वक्त की रोटी मिल सके। और आपको पता है, पालमपुर के कुल 450 परिवारों में से 240 परिवार ऐसे ही छोटे किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। और जब जमीन परिवार का पेट नहीं पाल पाती तो इंसान को अपना श्रम बेचने के लिए बाजार में उतरना पड़ता है। अब जरा उन 150 दलित परिवारों के बारे में सोचिए जिनके पास जमीन का 1 इंच भी नहीं है। हाँ, वे तो पूरी तरह से दूसरों के खेतों में कृषि मजदूर के तौर पर काम करने पर ही निर्भर है। यहीं पर डाला और रामकली जैसे मजदूरों की कहानी सामने आती है। सरकार ने एक कृषि मजदूर के लिए न्यूनतम मजदूरी 300 रुपए प्रतिदिन तय की है। ये कानून है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि डाला को सिर्फ 160 रुपए पर काम करना पड़ता है। अब कोई भी सोचेगा कि डाला 300 रुपए की मांग क्यों नहीं करता? क्या वो अपने हक के लिए लड़ नहीं सकता? बिल्कुल, यही सवाल आता है दिमाग में। लेकिन बात हक के लिए लड़ने की नहीं है, बात बाजार के क्रूर गणित की है। डाला 300 रुपए इसलिए नहीं मांग सकता क्योंकि यहाँ श्रम की सप्लाई बहुत ज्यादा है और डिमांड बहुत कम। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बड़े किसानों ने अब जुताई के लिए ट्रैक्टर, कटाई के लिए हार्वेस्टर जैसी मशीनें खरीद ली हैं। इन मशीनों यानी फिक्स कैपिटल ने इंसानी हाथों की जरूरत को लगभग खत्म ही कर दिया है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पहले 10 मजदूरों की जरूरत थी, वहाँ अब सिर्फ 2 मजदूर चाहिए, लेकिन काम मांगने वाले अभी भी 20 लोग कतार में खड़े हैं। जब इतनी भयंकर प्रतियोगिता होगी तो अगर डाला 300 रुपए मांगेगा तो उसके पीछे खड़ा मजदूर कहेगा, मालिक मुझे 200 दे दो, मैं कर दूंगा। और उसके पीछे वाला 160 में भी तैयार हो जाएगा। क्योंकि सवाल सिर्फ कम पैसे का नहीं है, सवाल उस दिन परिवार के भूखे सोने का है। यही वो बिंदु है जहां पूंजी श्रम को पूरी तरह से कुचल देती है। और डाला पर पहले से ही एक साहूकार का 2000 रुपए का कर्ज है जिसे वो चुका नहीं पा रहा है। उसे नया कर्ज कोई देगा नहीं। वो एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया है जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। कर्ज के इस चक्रव्यूह को समझने के लिए ना, हमें छोटे किसान और बड़े किसान के बीच चल रहे इस खामोश युद्ध को देखना होगा। सविता और तेजपाल सिंह का उदाहरण इस पूंजी के दुष्चक्र को बहुत बारीकी से समझाता है। हाँ, सविता की कहानी, वो एक बहुत छोटी किसान है जिसके पास सिर्फ 1 हेक्टेयर जमीन है। उसे खेती शुरू करने के लिए बीज, खाद और पानी खरीदने के लिए करीब 3000 रुपए नकद चाहिए। मतलब उसे अपनी वर्किंग कैपिटल चाहिए। क्योंकि सविता एक छोटी किसान है, उसकी पिछली फसल से उसे कोई बचत या सरप्लस तो मिला नहीं। वो बैंक भी नहीं जा सकती क्योंकि बैंक कर्ज देने से पहले कोलैटरल या कुछ गिरवी रखने के लिए मांगते हैं। और एक छोटे किसान के लिए कागजी कार्रवाई करना और गारंटी देना लगभग असंभव होता है। इसलिए वो मजबूर होकर गांव के एक बड़े किसान तेजपाल सिंह के पास जाती है। और तेजपाल सिंह उसे कर्ज देने के लिए तैयार भी हो जाता है, लेकिन शर्तों को सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। वो 3000 रुपए के कर्ज पर 24% की भारी ब्याज दर लगाता है। 24%, और वो भी सिर्फ 4 महीने के लिए। इसके साथ ही वो सविता से ये शर्त भी मनवा लेता है कि कटाई के व्यस्त सीजन में सविता उसके खेत में सिर्फ 100 रुपए रोज की मजदूरी पर काम करेगी। अब एक पल के लिए इस स्थिति की कल्पना कीजिए। सविता को अपनी 1 हेक्टेयर जमीन की कटाई करनी है, 3 बच्चों की मां होने के नाते घर का सारा काम संभालना है, और इसके ऊपर से 100 रुपए की अपमानजनक दिहाड़ी पर तेजपाल के बड़े खेत में अपनी कमर तोड़नी है। ये शर्त सिर्फ शोषण नहीं है, ये तो एक सोची समझी रणनीति लगती है। तेजपाल सिंह जानता है कि कटाई के समय मजदूरों की भारी कमी होती है। उसने कर्ज के जाल का इस्तेमाल करके सविता के रूप में एक सस्ता मजदूर अपने लिए पहले ही बुक कर लिया।
बिल्कुल। अब जरा तेजपाल सिंह की आर्थिक स्थिति को देखिए। वो एक बड़ा किसान है। उसकी विशाल जमीन से इतना गेहूं पैदा होता है कि अपने परिवार के पूरे साल के राशन को अलग रखने के बाद भी उसके पास 350 क्विंटल गेहूं बच जाता है। ये जो 350 क्विंटल सरप्लस है, यही सारी ताकत की जड़ है। तेजपाल इस गेहूं को रायगंज के बड़े बाजार में बेचता है और भारी मात्रा में नकद पैसा कमाता है। और उस पैसे को वो बैंक में रखता है। फिर उसी पैसे का इस्तेमाल वो सविता जैसे मजबूर किसानों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देने के लिए करता है। और अगले साल वो इसी मुनाफे और ब्याज के पैसे से खेती के लिए एक और नया ट्रैक्टर खरीद लेता है। यहाँ अर्थशास्त्र का सबसे कड़वा सच सामने आता है। पूंजी खुद नई पूंजी पैदा करती है। तेजपाल सिंह की मशीनें और पैसा उसके लिए तब भी काम कर रहे हैं जब वो सो रहा है। वो अपनी ही अतिरिक्त बचत से और ज्यादा अमीर हो रहा है। इसके उलट श्रम करने वाले इंसान की एक जैविक सीमा होती है। एक मजदूर दिन में 24 घंटे से ज्यादा काम तो कर नहीं सकता। इसीलिए जो व्यवस्था सिर्फ श्रम पर निर्भर है, वो कभी भी उस व्यवस्था को नहीं हरा सकती जो पूंजी के चक्र पर चलती है। छोटा किसान अपनी वर्किंग कैपिटल जुटाने के चक्कर में कर्ज के जाल में ऐसा फंसता है कि उसकी आने वाली पीढ़ियां भी उस कर्ज को चुकाती रहती हैं। इस पूरी व्यवस्था को देखकर मुझे मशहूर बोर्ड गेम मोनोपोली की याद आती है। मोनोपोली कैसे? ये गेम शुरू होने से पहले ही कुछ खिलाड़ियों के पास बोर्ड के सारे होटल और महंगी संपत्तियां आ चुकी हैं और बाकी खिलाड़ियों के पास पासा फेंकने के लिए भी पैसे नहीं है। जब भी वे पासा फेंकते हैं और किसी होटल पर रुकते हैं तो उन्हें अपना सब कुछ गिरवी रखना पड़ता है। मोनोपोली का ये उदाहरण स्थिति को बहुत अच्छी तरह दर्शाता है, लेकिन इसमें और असली दुनिया में एक बहुत भयानक फर्क है। मोनोपोली गेम में जब खेल खत्म होता है तो बोर्ड वापस डिब्बे में चला जाता है। अगली बार जब आप खेलते हैं तो सबको फिर से बराबर पैसे मिलते हैं। खेल रीसेट हो जाता है। हाँ, लेकिन असली दुनिया में तो ऐसा कोई रीसेट बटन है ही नहीं। बिल्कुल, असली दुनिया में सविता का ये कर्ज और उसकी गरीबी उसके बच्चों तक ट्रांसफर हो जाती है। तेजपाल सिंह का साम्राज्य उसके बच्चों को विरासत में मिलता है। संपत्ति और जमीन का ये असमान वितरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में और गहरा होता चला जाता है। तो जरा सोचिए, जब जमीन की पैदावार गिर रही है, जमीन के टुकड़े छोटे हो रहे हैं और खेती में छोटे किसानों का खून चूसा जा रहा है, तो लोग क्या करें? इंसान की एक फितरत है कि जब एक दरवाजा बंद होता है तो वो दूसरा दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। और यहीं पर पालमपुर की अर्थव्यवस्था का एक नया पहलू सामने आता है। गैर कृषि गतिविधियां या नॉन फार्म इकोनॉमी। दस्तावेज बताते हैं कि गांव के 25% लोग अब खेती के अलावा दूसरे काम कर रहे हैं। इसे अर्थशास्त्र की भाषा में विविधीकरण या डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। लेकिन ये कोई शौक से उठाया गया कदम तो है नहीं। ये अस्तित्व को बचाने की एक मजबूरी है। एकदम सही। जब खेती में अतिरिक्त श्रम पैदा हो जाता है, यानी जमीन कम है और काम करने वाले हाथ बहुत ज्यादा, तो उस फालतू श्रम को खपाने के लिए गांव को खेती से बाहर निकलना ही पड़ता है। पालमपुर में इसका सबसे आम तरीका है डेयरी। गांव के लोग अपनी भैंसों को ज्वार और बाजरा खिलाते हैं और जो दूध निकलता है उसे पास के बड़े गांव रायगंज में ले जाकर बेचते हैं। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात बताई गई है कि शाहपुर के 2 बड़े व्यापारियों ने रायगंज में बाकायदा चिलिंग सेंटर लगा रखे हैं। यहाँ से दूध को ठंडा करके दूर के शहरों और कस्बों तक भेजा जाता है। डेयरी के अलावा लघु निर्माण यानी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी एक बड़ा सारा बन रहा है। अब ये शहरों वाली बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों जैसा नहीं है। गांव में ये बहुत छोटे घरेलू स्तर पर होता है। जैसे मिश्रीलाल की कहानी है। पहले मिश्रीलाल बैलों की मदद से गन्ना पेरने का काम करता था, लेकिन अब उसने अपनी थोड़ी सी पूंजी लगाकर बिजली से चलने वाली एक मशीन खरीद ली है। और वो अपना और दूसरे किसानों का गन्ना खरीदता है, उससे गुड़ बनाता है और शाहपुर के व्यापारियों को बेचकर थोड़ा बहुत मुनाफा कमा लेता है। इसके साथ ही अगर आप गांव के बस स्टैंड की तरफ जाएं तो आपको दुकानदारी और परिवहन का सेक्टर तेजी से बढ़ता हुआ दिखेगा। कुछ लोगों ने छोटी छोटी जनरल स्टोर खोल ली हैं, जहाँ चावल, गेहूं, चाय पत्ती से लेकर पेन पेंसिल तक सब मिलता है। और सड़कों पर देखें तो रिक्शे वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक ड्राइवर हैं जो सामान और इंसानों को पालमपुर से रायगंज तक ले जाते हैं। किशोर नाम के एक मजदूर की कहानी भी है जिसने बैंक से कर्ज लेकर एक भैंस खरीदी। हाँ, और अब वो उस भैंस के पीछे एक लकड़ी की गाड़ी बांधकर उसे बुग्गी की तरह इस्तेमाल करता है और परिवहन से पैसे कमाता है। ये सभी
चाहे वो डेयरी हो, गुड़ बनाना हो, छोटी दुकानें हों या रिक्शा चलाना हो, ये सब असल में उस अतिरिक्त मानव श्रम को खपाने के अलग-अलग स्पंज की तरह हैं, जिससे अब जमीन अपने ऊपर नहीं झेल सकती। ये एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था का खुद को जिंदा रखने का अपना मैकेनिज्म है। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटें, तो पालमपुर की कहानी सिर्फ एक गांव के भूगोल की कहानी नहीं है। ये हमें ये दिखाती है कि कैसे उत्पादन के कारक आपस में उलझे हुए हैं। बिल्कुल, हमने देखा कि जमीन की एक भौतिक सीमा है और कैसे हरित क्रांति के स्टेरॉइड ने अल्पकालिक फायदा तो दिया, लेकिन मिट्टी और पानी को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। और सबसे अहम बात, हमने समझा कि कैसे इस व्यवस्था में पूंजी का चक्र लगातार बड़ा होता जाता है, जबकि मेहनत करने वाला मजदूर और छोटा किसान कर्ज और प्रतियोगिता के बोझ तले दबकर रह जाता है। हाँ, और ये भी स्पष्ट हुआ कि जब खेती अपने चरम बिंदु पर पहुंचकर सैचुरेट हो जाती है, तो अर्थव्यवस्था को जिंदा रहने के लिए विनिर्माण और सेवाओं जैसे गैर कृषि क्षेत्रों की ओर रुख करना ही पड़ता है। ये हर विकासशील देश के सामने आने वाला अनिवार्य रास्ता है। हमने आज एक काल्पनिक गांव के बहाने अपनी अर्थव्यवस्था के इंजन रूम को देखा, लेकिन इस सफर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही बेचैन करने वाला सवाल सामने आता है। कैसा सवाल? हमने देखा कि जमीन सीमित है और छोटे किसानों के लिए खेती घाटे का सौदा बन चुकी है। जमीन से निकाला गया ये अतिरिक्त मजदूर आज तो डेयरी, छोटी दुकान या रिक्शा चलाने जैसे गैर कृषि कार्यों की तरफ जा रहा है। हाँ, ये तो हमने डिस्कस किया। लेकिन जरा सोचिए, एक ऐसा दिन आएगा जब गांव में जितनी दुकानों की जरूरत है, उससे कहीं ज्यादा दुकानें खुल जाएंगी। जब जितने रिक्शों की जरूरत है, उससे दोगुने लोग रिक्शा चलाने लगेंगे। जब ये गैर कृषि सेक्टर भी पूरी तरह से संतृप्त हो जाएगा, तब ये अतिरिक्त मानव श्रम कहाँ जाएगा? ये वाकई एक डराने वाला ख्याल है। क्या शहरों की फैक्ट्रियों में इतनी क्षमता है कि वो इस विशाल वर्कफोर्स को खपा सकें? या फिर हम बेरोजगारी और हताशा के एक ऐसे युग की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका कोई समाधान अभी हमारे पास नहीं है? क्या भविष्य की इस सुनामी के लिए हमारे पास कोई आर्थिक मॉडल तैयार है? कोई भी इस बारे में सोचे तो शायद नींद उड़ जाए। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब पालमपुर की सीमाओं से बहुत बहुत आगे जाता है।